Hello students, welcome to National Law Training Institute. So students, critical reasoning जो हमारा टॉपिक ऑलरेडी कई दिनों से चल रहा है और क्योंकि आपके एग्जाम में ये टॉपिक है ही बहुत इम्पॉर्टेंट, तो उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन. So before I start with course of action, so this is Tanvi and आज हमारा जो ये Falcon बैच की नेक्स्ट क्लास है उसमें हमने डिस्कस करना है एक ऐसा चैप्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है. आपको बहुत इंजॉय करेंगे आप सब इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे. एंड देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग के हर सेशन में आपने एक चीज़ सीखी है कि आपको सिर्फ एक थॉट प्रोसेस समझना है. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे अगर आप ये जान पाएंगे कि हमें सोचना किस तरीके से है. सो अब इस चैप्टर का थॉट प्रोसेस क्या होगा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझिए. कोर्स ऑफ एक्शन. ओके, कोर्स क्या होता है? कोर्स होता है सीक्वेंस या फिर स्टेप. कोर्स का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस या फिर स्टेप. और एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब होता है कि आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जैसे कि सपोज स्टेटमेंट में आपको एक सिचुएशन दी हुई है एंड वो आपकी प्रॉब्लम है, और अगर वो आपकी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, action is how to solve okay the problem mentioned in the statement. तो वो होता है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन मतलब अब हम क्या स्टेप उठाएंगे, स्टेटमेंट में जो बात बोली गई है उस बात के बाद हम क्या स्टेप उठाएंगे जिस स्टेप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. अब एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन की क्या सिचुएशन है, मतलब किन केसेस में एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो वैलिड होगा, ये जानिए. अब कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड इफ, हाँ जी, कोर्स ऑफ एक्शन आपका वैलिड होता है अगर आप, हाँ जी, अगर आप उस पर्टिकुलर एक्शन को ये देखो कि वो गिवन एक्शन सॉल्यूशन होना चाहिए. एक्शन शुड बी द सॉल्यूशन नॉट अ कॉम्प्रोमाइज. एक्शन जो है वो सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. अब जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उसके लिए एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा जो उस दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. ओके, एंड आपको दी हुई प्रॉब्लम के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा है, सो दैट इज नॉट अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन. ये है आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है. सेकंड पॉइंट, हाँ जी, सेकंड पॉइंट, इट शुड बी आइडियल. आप जिस एक्शन को वैलिड कह रहे हैं वो आइडियल होना चाहिए, नॉट हार्मफुल. हार्मफुल ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. आप जिस भी एक्शन को वैलिड करने की बात कर रहे हैं वो एक आइडियल पर्सन जो एक एक्शन लेगा, एक समझदार इंसान जो एक एक्शन लेगा वही वैलिड माना जाएगा. ओके, इट शुड नॉट बी हार्मफुल. उसमें हमारा इंटेंशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए जो भी एक्शन आप लेने का सोच रहे हैं. ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए स्टेटमेंट में प्रॉब्लम दी हुई है कि इस चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है और शॉर्टेज है, और अगर एक्शन में नीचे कहते हैं कि बंदे मार दो, तो अब ये आइडियली थोड़ा सही होगा. समझ रहे मेरी बात? डिमांड घटाने के लिए बंदों को थोड़ा मार दोगे. तो अब सिंपल सी बात है, इट शुड बी आइडियल नॉट हार्मफुल. हम यहाँ पे गलत इंटेंशन से या किसी को हार्म पहुंचाने के इंटेंशन से अगर वो एक्शन ले रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
तो वो वैलिड नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हैज टू बी immediately taken. It has to be immediately taken. ओके, आपने immediately वो एक्शन लिया हो। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिल्डिंग के ओनर हो, आप रात को उस बिल्डिंग को बंद करके गए और घर चले गए, आपको कॉल आती है कि आपकी बिल्डिंग में आग लग गई। वहाँ आसपास जो लोग थे उन्होंने देखा तो उन्होंने ओनर को कॉल किया, आपको कॉल किया कि आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है। अब इसका एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इट इज द इमीडिएट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक ऑन दिस सिचुएशन। ओके, तो फोन अटेंड करते ही जैसे ही आप फोन कट करोगे, फर्स्ट थिंग आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे और कहोगे इस एड्रेस पे जाओ। सेकेंड थिंग खुद जाओगे। थर्ड थिंग आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे कि आग लगने से जो वायरिंग खराब हुई है वो आके ठीक करे। बट आउट ऑफ दीज 3 एक्शंस वैलिड सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड है, क्योंकि वो इमीडिएटली आप करोगे है ना, कि आप भागते हुए जाते जाते कॉल कर रहे हो, मतलब ये दोनों चीजें पैरेलल करोगे। बट इलेक्ट्रिशियन को आप पहले जाओगे, आग बुझाओगे, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे। तो समझ रहे हो मेरी बात, कि आपने उस एक्शन को वैलिड मानना है जो आप एकदम से लेते हो। एक प्रॉब्लम के इमीडिएट बाद आप जो करोगे वो होता है वैलिड। बट अगर आप कोई एक्शन ऐसा सा ले रहे हो जो हाँ ठीक है, मतलब आपका लेने वाला ही एक्शन है बट वो इमीडिएट लेने वाला एक्शन नहीं है, तो वो गलत होगा। इलेक्ट्रिशियन को तो बाद में बुलाओगे ना, उस टाइम तो नहीं, अभी आग लगी हुई है उस दौरान तो नहीं आप इलेक्ट्रिशियन को बुला लोगे, है ना। सो दिस इज योर कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, एंड इमीडिएटली टेकन स्टेप होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी। प्राइमरी एक्शन ही आपका वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स मीन्स नेक्स्ट स्टेप, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप बताइए। ओके, और एक्शन मीन्स समथिंग दैट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप आपको आइडिया लग चुका है अबाउट दिस चैप्टर। सो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से चीजें और अच्छे से और भी बढ़िया तरीके से आपको पता लगेंगी। चलो, तो ये आपको उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अब देखो, ये आपके सामने एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है ना। अब इस स्टेटमेंट में उसने बोला कि गुड न्यूज इज इन शॉर्ट सप्लाई इन इंडिया। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 क्या है? ओके, कोर्स ऑफ एक्शन 1 क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज मैगजीन्स शुड बी बैन्ड। अब आप एक बात समझिए कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी पब्लिकेशन जो है उनको बैन कर दीजिए, ठीक है, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? इज इट एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? तो बच्चे, स्टेटमेंट जो है गुड न्यूज़ की सप्लाई कम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा कि सप्लाई बढ़े, मतलब ऐसा सोल्यूशन जो सप्लाई को बढ़ाएगा। बट ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि आप सभी न्यूज़पेपर्स को बैन कर दीजिए। सो अब अगर आप बैन करते हो उससे आपकी सप्लाई बढ़ थोड़ा रही है, इनफैक्ट जो सप्लाई है वो भी आपकी घट जाएगी। तो ये वाला हो गया गलत। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा। ओके, सेकंड देखिए, उसने बोला है कि मोर टैलेंटेड पर्सन शुड बी रेप्ड इन बाय द मीडिया, कि ज्यादा कैपेबल लोगों को रिक्रूट करिए। तो बच्चे, ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अगर आप रिक्रूट करते हैं तो उससे सप्लाई तो बिल्कुल बढ़ेगी। तो सेकंड वाला आपका जो है वो वैलिड है। थर्ड में क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है एज वेल एज जो लोग हैं वो कंसंट्रेट करे प्रेज वर्दी एक्टिविटीज पे। मीन्स व्हाट? कि जो लोग हैं, लोग मीन्स जो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने बेसिकली क्या बोला? गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल, जो सभी लोग हैं, नॉट द पीपल जो मीडिया के हैं। वो कह रहा है कि जो न्यूज़ देख रहा है या जो कुछ एक्शंस कर रहा है, तो सभी लोग अच्छी चीज़ें देखा करें, बेकार की चीज़ें मत देखें, ठीक है। तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहा है। वो कह रहा है कि
गवर्नमेंट और जो लोग हैं दे शुड कंसंट्रेट मोर ऑन प्रेजवर्दी एक्टिविटीज। तो प्रेजवर्दी एक्टिविटीज पे आपको कंसंट्रेट करने को कह रहा है, इससे सप्लाई थोड़ा बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि जो सप्लाई है अच्छी वाली न्यूज है उसी को देखो, जो नहीं है उसको देखो ही मत। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज वाली बात हो गई। तो अगर आप इसमें देखते हो आपका वैलिड कौन सा है, देखिए फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है। वैलिड होगा आपका ओनली टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, द विजिट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क वाज अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर। जो ब्रिटिश मोनार्क है उसकी विजिट जो है वो बहुत ही बेकार रही है। तो इसमें आपको 3 एक्शंस दिए हुए। पहला, नो हेड ऑफ स्टेट शुड विजिट इंडिया इन फ्यूचर, कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट जो है वो फ्यूचर में इंडिया विजिट ना करे। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया और ब्रिटेन दोनों को अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए। और थर्ड कह रहा है कि देयर शुड बी नो रिटर्न विजिट, कोई रिटर्न विजिट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द इंडियन साइड। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो हेड ऑफ स्टेट शुड विजिट इंडिया, ये आइडियल नहीं है। अब अगर आपकी विजिट जो है, कोई विजिट हुई और वो बहुत बेकार रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला एक्शन क्या है कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट जो है वो आगे से फ्यूचर में इंडिया आना ही नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर रहा है, ये तो एक्सेप्ट ही कर रहा है कि हमेशा ही खराब रहेगी तो किसी को हमें इंडिया आने ही नहीं देना। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत है। सेकंड में क्या कह रहा है कि बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन शुड ट्राई टू सॉर्ट आउट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इंडिया और ब्रिटेन दोनों को अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आपका इस बार का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है तो आपको दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको सॉर्ट आउट करना है। थर्ड में कह रहा है कि देयर शुड बी नो रिटर्न विजिट फ्रॉम द इंडियन साइड। ओके, कोई रिटर्न विजिट नहीं होनी चाहिए इंडिया से, तो ये वाला आपका गलत है, राइट। तो देयर शुड बी नो रिटर्न विजिट फ्रॉम द इंडियन साइड, ये तो नेगेटिव अप्रोच है कि इस बार की मतलब एक्सपीरियंस से आप कह रहे हो जो आ गया है आने देना है, पर जो आ गया उसको जाने नहीं देना। तो ये तो बहुत नेगेटिव अप्रोच है, ये भी गलत होगा। तो इसमें से लॉजिकल अगर आप देखते हो सिर्फ सेकंड वाला है, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 फॉलोज, करेक्ट। अगला देखो, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, इसको ट्राई करो जरा। अब आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए। हाँ जी, द इंडियन ट्रूप्स हैव फेल्ड टू डेटर सोल्जर्स अक्रॉस द बॉर्डर, कि जो इंडियन ट्रूप्स है वो फेल हो गए हैं किस चीज में? सोल्जर्स को रोकने में। द इंडियन ट्रूप्स हैव फेल्ड टू डेटर सोल्जर्स अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम लॉन्चिंग अटैक आफ्टर अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस। वो कह रहे हैं कि जो इंडियन ट्रूप्स है ना वो फेल हो चुके हैं किस चीज में? कि वो अटैक्स नहीं रोक पा रहे। बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, बॉर्डर पे अटैक्स हो रहे हैं और वो उन अटैक्स को रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो पहला एक्शन क्या कह रहा है कि आवर फोर्सेस शुड बी गाइडेड टू प्रीएम्प्ट सच एग्रेसिव मूव्स, कि हमारे जो फोर्सेस है उनको हमें गाइड करना चाहिए किस चीज के लिए? कि ऐसे ऐसे जो एग्रेसिव मूव्स होते हैं, है ना, कि वो उनको जो है संभाल सके। ओके, तो ठीक है उनको गाइड करना है, बट ये इमीडिएट थोड़ा होगा। अब सिचुएशन क्या है कि इंडियन ट्रूप्स जो है वहां लड़ाई हो रही है, बॉर्डर पे अटैक हो रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय हमें उस लड़ाई को मैनेज करना है। अभी हम उनकी ट्रेनिंग थोड़ा दे सकते हैं, ये अभी नहीं, ये जब लड़ाई खत्म हो जाएगी एंड आफ्टर दैट हमें पता लग गया कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, उनको गाइड करना जो है वो इमीडिएट एक्शन नहीं है कि इस तरह से हमें कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को। अभी जो सिचुएशन है पहले तो हमें उसको सिचुएशन को देखना है ना, आगे कभी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आए तब हम कैसे हैंडल करेंगे वो वाली गाइडेंस हम एक बार वो वापस आएंगे तो उनको दे देंगे। तो फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड में कह रहा है कि नेबर गवर्नमेंट, हमें नेबर गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि वो रिप्लाई करे कि उनके सोल्जर्स जो है वो ब्रीच ऑफ पीस क्यों कर रहे हैं। तो दैट इज गुड कि अगर वो वहां पे बॉर्डर पे लड़ाई से चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बातचीत करनी चाहिए।
वी शुड टॉक विद द गवर्नमेंट, विद द नेबरिंग गवर्नमेंट। ओके, तो नेबरिंग गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। हो सकता है बातचीत से चीजें सुलझ जाए, है ना, सॉर्ट आउट हो जाए सारे मैटर्स, और जो लड़ाई हो रही है वो बंद हो जाए। आगे कह रहे हैं इंडियन ट्रूप्स को वैसे वापस बुला लो। देखो, अगर वो वहां उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, अटैक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पर गिव अप थोड़ा करोगे कि वो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा तो नहीं है, कोशिश तो करते रहेंगे ना वो। तो आप तो यहाँ पे बिल्कुल होपलेस बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो इनमें से वैलिड सिर्फ एक ही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 2 फॉलोज। राइट, चलो अगला देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनएफिशिएंट बैटिंग बाय फ्रंटलाइन बैट्समैन। इनएफिशिएंट बैटिंग करी है किन्होंने? फ्रंटलाइन बैट्समैन ने। ठीक है, उससे क्या हुआ? आपकी जो लास्ट सीरीज थी, अब दोनों में फर्क समझो। जो थर्ड क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? थर्ड में क्या बात हुई थी? अटैक पे अटैक हो रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें क्या कह रहा है कि इनएफिशिएंट बैटिंग जो फ्रंटलाइन बैट्समैन ने करी थी इन द लास्ट सीरीज, मतलब वो हो चुका है, ऑनगोइंग नहीं हो रहा, हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट सीरीज में जो इनएफिशिएंट बैटिंग करी है उससे मेसअप हो गई थी चीजें। ठीक है, तो इसका एक्शन क्या है? पहला कह रहा है कि बॉलर्स को हमें बिगिनिंग में भेजना चाहिए और फ्रंटलाइन बैट्समैन टुवर्ड्स द एंड। मतलब हम ये मान के बैठ गए हैं कि वो हर बार बेकार परफॉर्म करेंगे, तो ये आइडियल नहीं है। एंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज। ओके, ये गलत है। सेकंड में क्या कह रहा है कि फ्रंटलाइन बैट्समैन से हमें पूछना चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, फ्रंटलाइन बैट्समैन शुड बी आस्क्ड टू कंसंट्रेट ऑन देयर प्रैक्टिस। तो बच्चे ये वाला जो है ये भी सही है, ये सही है आपका कि उनको अपनी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि जो मेसअप हुई हैं चीजें पहले वो आगे ना हो। ओके, और थर्ड में क्या कह रहा है कि एक फ्रेश क्रॉप ऑफ बैट्समैन जो है वो रिप्लेस करे। किसको? शुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वंस। तो अगेन आप ये एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं कि वो हर बार खराब परफॉर्म करेंगे, सो ये आइडियल एक्शन नहीं है। तो इनमें से एक ही एक्शन है, सेकंड वन, जो कि सिचुएशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 फॉलोज। सिर्फ सेकंड वाला सही है। चलो नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखिए। ओके, नेक्स्ट ट्राई करिए अब आप सब। इलिटरेसी इज एट द रूट ऑफ मेनी एविल्स ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के बहुत सारे एविल्स है एंड इलिटरेसी जो है वो एक सबसे रूट कॉज है, सबसे बड़ा रूट कॉज है। तो पहला एक्शन क्या है? मोर एंड मोर कॉलेजेस शुड बी ओपन टू स्प्रेड एजुकेशन, कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस खोलने चाहिए। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि स्कूल गोइंग शुड बी मेड कंपल्सरी, हमें स्कूल गोइंग को कंपल्सरी करना चाहिए। और थर्ड क्या कह रहा है कि हर स्टूडेंट जो है वो 5 इलिटरेट एडल्ट्स को पढ़ाए। ओके, तो अब पहला एक्शन, हाँ जी, फर्स्ट एक्शन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस खोलिए। देखिए सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इलिटरेसी, नॉट लैक ऑफ स्कूल्स। हाँ, इलिटरेसी क्यों है ये मेंशन नहीं है, बट इलिटरेसी एक वाइडर टर्म है। ओके, कि इलिटरेसी होता है कि लोग जो पढ़ते नहीं है, बेसिकली ये उनको रेफर कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये सबसे बड़ा रूट कॉज है जिसकी वजह से बहुत सारे एविल्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट में जो उसने बोला आपको कि मोर एंड मोर कॉलेजेस शुड बी ओपन्ड, ये सोल्यूशन तब होता जब ये प्रॉब्लम होती, बट प्रॉब्लम है इलिटरेसी। और इस वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है कि वी हैव टू कन्विंस पीपल that they should be educated, okay, they should not be illiterate, right? तो यहाँ पे आप पहले लोगों को तो कन्विंस करो, कन्विंस करोगे वो आएंगे, फिर स्कूल्स या कॉलेजेस की कमी होगी तो हम खोलेंगे ना। बट पहले आप कन्विंस ही ना करो और
खूब सारे कॉलेजेस ओपन कर दो, तो ऐसे तो लॉजिकल स्टेप ये नहीं होने वाला। अगला देखते हैं, स्कूल गोइंग कंपल्सरी होना चाहिए, दैट इज ट्रू। फर्स्ट वाला तो गलत है, सेकंड वाला सही है। अब सेकंड वाले में उसने क्या बोला, स्कूल गोइंग जो है वो कंपल्सरी कर देना चाहिए, तो वो आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या कह रहा है कि हर स्टूडेंट जो है उसको 5 इलिटरेट एडल्ट्स को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगी, जब भी आपका कोई इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी, तो कोई प्रॉब्लम अगर आपको सोसाइटी से हटानी है, वो आप इंडिविजुअल लेवल पे कर ही नहीं सकते। उस प्रॉब्लम को अगर आपको सोसाइटी से हटाना है तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको एक रूल चाहिए सरकार का, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस चाहिए, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, वो ही किसी भी चीज को सोसाइटी से हटा सकते हैं। बट सोसाइटी से अगर किसी चीज को कम करना है या हटाना है, सो फॉर दैट यू नीड गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस। अब अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं कर सकते जिससे आप सोसाइटी से किसी चीज को हटा लो, राइट? तो अब स्कूल गोइंग शुड बी मेड कंपल्सरी, तो ये गवर्नमेंट रूल निकालेगी, तो उससे क्या होगा, उनको जाना पड़ेगा, जाएंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, तो इलिटरेसी खत्म होगी, तो उसके बाद ही वो रियलाइज करेंगे कि हाँ, ये हमें अच्छी गाइडेंस मिली है, चाहे कंपल्शन से उन्होंने वो चीज करी हो। थर्ड में कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो 5 इलिटरेट एडल्ट्स पढ़ाए। सुनने में लग रहा है हाँ अच्छा है, सुनने में लग रहा है बढ़िया है, सुनने में तो ऐसे लग रहा है कि हाँ वेलफेयर कर रहे हैं, है ना, फायदा होगा। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें फायदा करना है या हमें अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, प्रॉब्लम ये है सोसाइटी का एविल है इलिटरेसी, तो आप सोसाइटी से नहीं हटा सकते 5 बच्चों को पढ़ा के। और दूसरी बात, इट इज नॉट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट जो खुद ही पढ़ने वाला है वो आगे से 5 को पढ़ाए, तो वो उसका भी तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वो जिनको पढ़ा रहा है उनका भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन थोड़ा मिल रही है। तो ये सिर्फ एक वो सोशल वेलफेयर वाली बात है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम इन द स्टेटमेंट दैट सेज कि सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है। तो थर्ड वन इज रॉन्ग। सो वैलिड वन कौन सा है, सेकेंड वाला, दैट इज ओनली 2 फॉलोज ऑप्शन नंबर सी। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, 6th में उसने क्या बोला कि इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज ग्रोन रिमार्केबली ओवर द लास्ट ईयर। वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ है, इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज ग्रोन अ लॉट इन द ओवर द लास्ट ईयर। पहला एक्शन क्या है कि गवर्नमेंट को अब अपना फोकस एग्रीकल्चर पे करना चाहिए। सो नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है अगर वो ग्रो हो रहा है, सो हमें उसको मेंटेन करके भी तो रखना है, इफ इट इज इंक्रीजिंग और इफ इट इज ग्रोइंग, ओके। सो हमें क्या करना है, हमें उसको यूटिलाइज करना है। अगर कुछ ग्रोथ हो रही है तो हमारे काम क्या होते हैं, एक तो उस ग्रोथ को हम अच्छे से यूटिलाइज करें, वेस्टेज ना हो, दूसरा हमें उस चीज को मेंटेन करके रखना है। अगर आप अच्छे लेवल पे आ गए हैं तो उसको मेंटेन करना भी एक टास्क है कि आप उस अच्छे लेवल पे रहो। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका लेवल गिर जाएगा। सो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है ओवर द लास्ट ईयर, एंड फर्स्ट वन सेज कि गवर्नमेंट को अपना फोकस एग्रीकल्चर पे डालना चाहिए। नाउ व्हाट इफ गवर्नमेंट डू दिस, तो होगा क्या, तो आपका आउटपुट गिर जाएगा, सिंपल। सो ये कोई इफेक्टिव स्टेप है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक अच्छे लेवल पे हो उसको यूटिलाइज करिए, रादर देन कि आप जो है अपना फोकस ही चेंज कर दो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो कह रहे हैं इंडस्ट्रीज क्लोज कर दो, अगेन ये भी गलत है, तो आउटपुट गिर जाएगा जो बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं एफर्ट शुड बी मेड टू मार्केट द आउटपुट अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज ट्रू, कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि हम उस आउटपुट को जो हमारा बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो उस जो बेनिफिट हमें हुआ है उसको हम मार्केट में सेल आउट करें। ओके, सो एफर्ट शुड बी मेड टू मार्केट द आउटपुट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आपका थर्ड वाला वैलिड है, फर्स्ट एंड सेकंड आपके रॉन्ग है, इसीलिए आंसर होगा ओनली 3 फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला देखो एक बार ट्राई करके, क्योंकि ये कुछ ऐसा चैप्टर है कि इफ यू कीप ऑन लिसनिंग
आपका अपना थॉट प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। सो अब थोड़ा सा आपको अपना भी थॉट प्रोसेस एक्टिवेट करना है। आप भी सोचो एंड कनेक्ट करके देखो कि आपने जो सोचा और उस हिसाब से जो आंसर आया क्या वो सही है कि गलत है। सो फॉर दैट यू नीड टू ट्राई। सो ट्राई द क्वेश्चन। आपके सामने है 7th वाला। स्कोडा की बात हो रही है कि स्कोडा जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सेटअप करने का सोच रही है इन महाराष्ट्र। 3 एक्शंस दिए, देखो इनमें से वैलिड कौन सा होगा। सो हियर यू हैव 3 एक्शंस, ओके, 3 कोर्स ऑफ एक्शंस। इनमें से वैलिड कौन सा होगा चेकआउट करिए। फर्स्ट वन, इट्स प्रपोजल शुड बी गिवन अ पेशेंट हियरिंग। आपको ध्यान से उनकी बात सुननी है, प्रपोजल सुनना है। सेकेंड, सर्वे शुड बी कंडक्टेड टू असेस वेदर डिमांड फॉर इट्स कार एग्जिस्ट्स हियर। हमें एक सर्वे करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या इसकी डिमांड यहाँ एग्जिस्ट करती भी है। एंड थर्ड वन, स्कोडा जो है उसको डोर दिखा दो, मतलब उनको एंटर ही मत करने दो क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है। सो आउट ऑफ दीज 3 इफ यू सी विच इज द वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन, सो फर्स्ट वन बिल्कुल सही है। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, कोई आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज जस्ट हियर द प्रपोजल, ओके। फर्स्ट वन आपका वैलिड है। सेकेंड में कह रहे हैं कि सर्वे करिए टू नो क्या उसकी डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब हो सकता है आप में से कईयों के माइंड में आ रहा हो कि पहले प्रपोजल सुनेंगे फिर सर्वे करेंगे, या पहले सर्वे करेंगे बाद में प्रपोजल करेंगे, प्रपोजल सुनेंगे। एक्चुअली दीज 2 एक्शंस, बोथ द एक्शंस आर इमीडिएट। देयर इज नो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन, बोथ द एक्शंस आर इमीडिएट, ओके। सो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि हमें पैरेलल साथ साथ सर्वे भी करना है और साथ साथ हमें प्रपोजल भी सुनना है, दोनों चीजें करनी है। सो बट द थर्ड वन इज रॉन्ग। थर्ड वन नेगेटिव अप्रोच है कि हमें स्कोडा जो है उनको हमें मतलब हमने एंट्री ही नहीं देनी है, एंड द रीजन इज दैट इट इज अ फॉरेन कंपनी। सो ये एक वैलिड रीजन नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है rather than problem solving, okay। so first and second valid है कि स्कोडा अगर जो है कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि उनका प्रपोजल सुनिए एंड सर्वे करिए, तभी आप उनको एक डिसीजन दोगे ना। अब अगर हो सकता है आपको उनका प्रपोजल अच्छा लगे बट आपके यहाँ डिमांड ही नहीं है, तो फिर आप उनके कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यहाँ ओपन नहीं होने दोगे, है ना। सो वी नीड टू डू बोथ द थिंग्स, right? Okay, so answer here is 1 and 2 follows, that is option number D. Okay, next question. स्टेटमेंट में उसने आपको क्या बोला कि उत्तर प्रदेश की जो मिनरल वेल्थ है वो अनटैप्ड है ड्यू टू लैक ऑफ एनी कोहेरेंट पॉलिसी। एक ढंग की पॉलिसी ना होने की वजह से उत्तर प्रदेश की जो मिनरल वेल्थ है वो अनटैप्ड है। सो अब आपको 3 एक्शन दिए हैं। फर्स्ट एक्शन क्या कह रहा है कि एक मिनरल पॉलिसी जो है हमें बनानी चाहिए, शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ओके ना। स्टेटमेंट में ना बहुत ही कन्वीनियंटली ये चीज़ हाईलाइटेड है कि प्रॉब्लम यही है कि कोई ढंग की पॉलिसी नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हाईलाइट मतलब एक होता है कि हम एज्यूम कर रहे हैं प्रॉब्लम, यहाँ पे उसने खुद मेंशन किया है कि वो अनटैप्ड क्यों है, क्योंकि ढंग की पॉलिसी ना होने की वजह से शायद और सारी चीजें अवेलेबल हो, बट जस्ट वन थिंग दैट इज अ लैक ऑफ अ प्रॉपर पॉलिसी कुड बी द कॉज, जिस वजह से वहां का मिनरल वेल्थ जो है वो अनटैप्ड है। सो फर्स्ट वन, मिनरल पॉलिसी बनाइए, ट्रू, बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम, क्लियरली स्टेटेड प्रॉब्लम, ओके। तो ये वैलिड सोल्यूशन होगा। अगला कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग बनाइए। देखिए स्टेटमेंट में मेंशनड ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट नहीं है, स्टेटमेंट में मेंशनड है कि पॉलिसी नहीं है, मे बी इंस्टीट्यूट है बट मैनेजमेंट इश्यूज है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। सो इफ वी आर नॉट श्योर कि ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। अगला कह रहा है कि ऐसे ही रहने दो, अदरवाइज स्टेट विल नॉट हैव मिनरल वाटर। अगेन रॉन्ग, because it is not problem solving, it is problem accepting। ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉब्लम को और कह रहा है ऐसे ही चलने दो। सो यहाँ पे आपका सेकंड एंड थर्ड जो है वो गलत है।
वैलिड कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी कि ओनली वन फॉलोज। सो आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बिकॉज अगेन बात वही है, इफ यू नो द अप्रोच, इफ यू नो द थॉट प्रोसेस, किस तरीके से हमने सोचना है और आंसर मार्क करना है, तो आपके बैक टू बैक सभी क्वेश्चंस के आंसर सही होते रहेंगे। बट हम जब प्रैक्टिस करते हैं उससे आप अलग अलग सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, सो वो आपके आंसर को एक्यूरेट करने में और ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 9th स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि वी आर अमंग द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो करप्ट कंट्रीज है उनमें हम जो है कहां पे है? टॉप ऑफ द लिस्ट में। ओके, सो पहला एक्शन क्या है कि आर्मी जो है, अब आर्मी को गवर्नमेंट संभालनी चाहिए। सेकंड कह रहा है कि मॉरल वैल्यूज शुड बी इनकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन एट स्कूल लेवल। एंड थर्ड कह रहा है कि करप्शन होती रहती है और ऐसे ही होने दो, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना। तो चलो करो ट्राई, देखो इसका आंसर। ओके, सो अब फर्स्ट कह रहा है कि अब देखो, आर दे कनेक्टेड? करप्शन इन योर कंट्री एंड आर्मी हैंडलिंग करप्शन, सोच के ही बड़ा अजीब लग रहा है। तो फर्स्ट में जैसे कि उसने बोला कि हम सबसे ऊपर है, वी आर अमंग द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्रीज, तो वो कह रहा है कि आर्मी को देखना चाहिए अब गवर्नमेंट को। आर्मी का काम गवर्नमेंट मैनेज करने का नहीं होता, आर्मी का काम होता है डिफेंस का। जहां पे कुछ प्रॉब्लम है, अटैक्स हैं, उनको प्रिवेंट करना। ओके, तो ये करप्शन वाली ये माइंड प्रॉब्लम्स जो है वो आर्मी का काम नहीं है। ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है या फिर न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने का काम है आर्मी का। सेकंड में कह रहा है कि मॉरल वैल्यूज जो है हमें बच्चों के अंदर स्कूल लेवल में डालने चाहिए। ट्रू। अब कई कहते हैं कि मैम इसका तो इमीडिएट थोड़ा ही है। बच्चे, इमीडिएट एक्शन है ये, इसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं है। आप बट एक्शन इमीडिएट है, रिजल्ट स्लो है। आप अगर स्कूल लेवल में ही मॉरल वैल्यूज जो है उनके अंदर इनकलकेट करेंगे बच्चों के अंदर, इन द कमिंग टाइम करप्शन कम हो सकती है। ओके, बट अब ये यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट आता है, वो कहते हैं कि ये इमीडिएट नहीं है, ये इमीडिएट ही है, स्टेप अभी लेना पड़ेगा तभी फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। तो स्लो रिजल्ट प्रोसेस है ये, तो सेकंड वाला ट्रू है। थर्ड कह रहा है यूनिवर्सल फिनोमिना है, होती रहती है, होने दो। अगेन, हाउ कुड इट बी कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग, ओनली टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली टू फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखिए। The younger generation is indifferent towards the elderly. Okay, so what he is talking about? Indifferent word यहाँ negatively, मतलब negative idea generate कर रहा है कि जो younger generation है उनकी जो approach है towards elderly, that is not appropriate. Indifferent है. Indifferent means different from what they are supposed to be, या from what they are supposed to do. So it is indifferent, right? सो अब यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम है कि यंगर जनरेशन की अप्रोच इनडिफरेंट है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? द फर्स्ट वन सेज देयर शुड बी पॉलिसी फॉर द एजेड, कि जो एजेड लोग हैं उनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। सो ट्रू इफ दे आर सफरर्स। अगर स्टेटमेंट में तो यही हाईलाइट हो रहा है ना कि यंगर जनरेशन की अप्रोच इज नॉट गुड टूवर्ड्स एल्डरली, सो द फर्स्ट वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि हाँ फिर हमें उनके लिए कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो ऐसा मिसबिहेव करने से पहले सोचे। अगला कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए, जैसे कि टैक्स सेविंग्स टू द फैमिलीज सपोर्टिंग द एल्डरली, कि गवर्नमेंट को जैसे टैक्स सेविंग्स होता है इस तरह के कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए एल्डरली को, ठीक है, जैसे जो एल्डरली को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ऐसी चीजें आप इंसेंटिव देख के नहीं करा सकते। कुछ चीजें नोबल कॉज होता है जो आपके इंटेंशन से ही होगा। अब आप पैसे दोगे तो पैसे देने से उनके अंदर फीलिंग थोड़ा आ जाएगी, उनके अंदर सिर्फ लालच होगा, एक ग्रीड होगा। सो इफ दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली, दैट इज ओनली आउट ऑफ ग्रीड। बट
टेकिंग केयर ऑफ एनी पर्सन वी नीड इंटेंशन। तो इंटेंशन नहीं जनरेट कर सकते आप इंसेंटिव से या पैसों से। ओके, सो सेकंड वन इज रॉन्ग। सेकंड जो है वो आपका गलत है। इस वजह से कुछ चीजें जो है वो आप इंसेंटिव देके किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। ओके, वो आपके इंटेंशन से ही आएंगी। थर्ड कह रहा है कि मोर ओल्ड एज हाउसेस शुड बी ओपन्ड। नाउ हियर दिस इज ऑल्सो ट्रू। पता है क्यों? क्योंकि अब स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है कि दे आर सफरिंग, एंड नाउ इफ दे आर सफरिंग वी नीड टू encourage them and we need to be prepared. ओके, अब प्रॉब्लम जो है यंगर जनरेशन की है। अब दो चीजें हैं, उनको सुधारो, सुधारने के लिए ये स्टेप है, और नहीं सुधरते तो ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ सिस्टम सेट करो, उसके लिए ये सोल्यूशन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आंसर इसका क्या होगा? 1 and 3 follows, that is only 1 and 3, C option. Okay, so next question. Right, next question. उसने बोला कि as soon as summer has begun, जैसे जैसे समर आई है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि वाटर शॉर्टेज की कंप्लेंट्स आने लग गई हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी। सभी जो पार्ट्स है सिटी के वहां से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आने लग गई है। तो अब 3 एक्शंस है। फर्स्ट कह रहा है कि वाटर टैंकर्स शुड बी मेड अवेलेबल बाय द वाटर बोर्ड। सेकंड में कह रहा है कि वाटर बोर्ड जो है वो क्लेम करे कि उनकी प्रॉब्लम जो है ये अंडर कंट्रोल है। थर्ड में कह रहा है कि राउंड द क्लॉक वाटर सर्विस शुड बी मेड अवेलेबल बाय द वाटर बोर्ड। ओके, सो आई वांट यू ऑल टू ट्राई। हाँ जी, देखो, ट्राई करो एंड देखो, फिर आपको बताऊंगी जब सोल्यूशन, फिर मैच करना कि आपका सही है कि गलत है। बट इस स्टेज पे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल सही आंसर एक्सपेक्ट करें। सो समर आने से, जैसे जैसे समर आए हैं, कंप्लेंट्स जो है वाटर शॉर्टेज की वो आने लग गई है हर तरफ से। पहला कह रहा है कि वाटर टैंकर्स को हमें अरेंज कराना चाहिए। बिल्कुल, जब वाटर शॉर्टेज होती है तो वाटर टैंकर्स तो चाहिए, मतलब विदाउट एनी सेकेंड थॉट, ये तो सही है। अगला कह रहा है कि वाटर बोर्ड क्लेम करे कि प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल है। क्यों? ये तो कॉम्प्रोमाइज है, ये सोल्यूशन थोड़ा है कि वो क्लेम करे प्रॉब्लम है ही नहीं है, जबकि प्रॉब्लम तो है। वी नो देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो थर्ड में कह रहा है कि राउंड द क्लॉक वाटर सर्विस शुड बी मेड अवेलेबल बाय द वाटर बोर्ड। आई नो सम ऑफ यू विल बी थिंकिंग कि ये सही है, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वाटर शॉर्टेज के टाइम पे राउंड द क्लॉक वाटर सर्विस लॉजिकली नहीं है। इवन कि जब वाटर शॉर्टेज नहीं भी होती है तब भी 24/7 तो पानी आता ही नहीं है ना। तो राउंड द क्लॉक वाटर सर्विस जो है उसने आपको बोला, सो ये वाटर शॉर्टेज के टाइम पे तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। आपको उस टाइम पे सिर्फ नीड उनकी सेटिस्फाई करनी है, आपको अबंडेंस में नहीं देना। उस टाइम जब एक चीज की शॉर्टेज है, शॉर्टेज के टाइम पे हम अबंडेंस में एक चीज कैसे सप्लाई करेंगे? ओके, तो थर्ड वाला जो है वो भी गलत है। सो वैलिड कौन सा होगा? सिर्फ पहला सही है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 follows। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखो, ये ट्राई करिए। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। अब उसने बोला कि जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ब्लड की इन आवर कंट्री इज 6 मिलियन यूनिट्स। जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो है 6 मिलियन यूनिट्स का, बट जनरेट कितना हो रहा है? 3.5 मिलियन, जो कि कम है। ओके, नीड है हमारा ज्यादा एंड सप्लाई है हमारी कम। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? पहला कह रहा है, अब हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो ब्लड डोनेशन करें। तो पहला क्या कह रहा है कि ब्लड डोनर्स शुड बी अट्रैक्टेड बाय टेलिंग देम हाउ द एक्ट ऑफ डोनेटिंग ब्लड वुड इम्प्रूव देयर हेल्थ। पहला सही है। सेकेंड कह रहा है कि ब्लड डोनर्स को हमें अट्रैक्ट करना चाहिए मॉनेटरी इंसेंटिव देकर। आपको याद होगा भी 2-3 क्वेश्चन पहले वो ओल्ड एज वाला जो हमने किया था, वहां भी मैंने क्या समझाया था? कुछ चीजें होती है हम पैसे के लालच से नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि ठीक है कि हम उनको अगर इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप
खून दोगे तो आपको पैसे देंगे, तो अगर आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो ब्लड जनरेट होगा। नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक? मैंने बोला था ना, इट शुड बी आइडियल नॉट हार्मफुल। सो ड्रॉबैक क्या है इस सिचुएशन का? इस सिचुएशन का ये ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि आप जो है पैसे देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे जो लोग मेडिकली फिट नहीं है वो फेक सर्टिफिकेट्स बनवाकर ब्लड डोनेशन देंगे। कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोगों का ब्लड जो होता है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे थायराइड पेशेंट्स जो है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं, किसी को कोई डेफिशिएंसी है वो डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो पैसे के लालच में आके वो फेक सर्टिफिकेट्स बनवाकर ब्लड डोनेशन कर देंगे, है ना। अगेन यहाँ पे इस चीज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट। एंड दूसरा एक और बात है कि ब्लड डोनेशन जो होती है ना, आपका एक ड्यूरेशन होता है कि आपने एक बार ब्लड डोनेट किया, उसके इतने टाइम तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो लोग इस चीज को बिजनेस बना लेंगे कि हाँ, सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे, फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करते रहेंगे जो उनके लिए हार्मफुल है। सो इसको हम मॉनेटरी इंसेंटिव से कनेक्ट कर ही नहीं सकते, गलत है। थर्ड में क्या कह रहे हैं? मोर एंड मोर प्राइवेट ब्लड बैंक्स शुड बी एनकरेज्ड। ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ब्लड बैंक्स को हमें एनकरेज करना है, तो थर्ड वाला सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज होगा। आंसर इसका क्या है? ई ऑप्शन 1 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सर्वे कंडक्ट हुआ है इन 8 एयरपोर्ट्स। टोटल 8 एयरपोर्ट्स में सर्वे कंडक्ट हुआ है, जिससे पता लगा है कि एयरपोर्ट्स जो है उनकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी इश्यूज है, ये प्रॉब्लम हमें पता लगी। अब आपको यहाँ पे 3 एक्शंस दिए हैं। पहला, एडिक्वेट पेरीमीटर फेंसिंग होनी चाहिए। ट्रू, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो ये आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नई मशीन्स लगनी चाहिए लेटेस्ट ऑर्डर की सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगेन ट्रू, बिकॉज अगर सिक्योरिटी खराब है तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव ही कर रहे हैं, तो बोथ आर ट्रू। ओके, थर्ड में क्या कह रहे हैं? पॉलिटिशियंस और लीडर्स को हमें आने नहीं देना ताकि क्राउड ना हो। तो देखिए जरा, पॉलिटिशियंस और लीडर्स को हम क्यों रोके, है ना। ठीक है, दे आर पॉपुलर, उनकी वजह से क्राउड होता है, दैट इज द प्रॉब्लम, बट इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि हम उनको एयरपोर्ट आने से मना करें, है ना। ये सोल्यूशन नहीं है, वो हमें मैनेज करना चाहिए किसी तरीके से। हम किसी का फ्रीडम नहीं छीन सकते जस्ट बिकॉज दे आर पॉपुलर। ओके, तो थर्ड वाला गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड सही होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 and 2 follows। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आई थिंक हो गया है, अगला देखते हैं। हाँ, ये वाला। Three girls in a prestigious university campus were molested by a group of people. Okay, कॉलेज कैंपस में 3 लड़कियां they were molested by a group of people। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक सिचुएशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहला, कि पुलिस उनको पकड़े जिन्होंने मोलेस्ट किया है और उनको इंटेरोगेट करे। सेकंड, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे फॉर सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। दोनों सही है। अब जो इंसिडेंट हो चुका है उसकी भी रिसर्च करनी है, उसमें जिसकी गलती है उनको पनिश करना है, और फ्यूचर में ना हो उसके भी प्रोविजंस हमें बनाने हैं। तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो आंसर इसका क्या होगा? ई ऑप्शन, दैट इज ओनली 1 and 2 follows। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करके लेट्स सी किस किस का आंसर सही आएगा। ओके, सो ऑल रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, ऑल रेजिडेंट डॉक्टर्स
जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं हैव गॉन ऑन मास कैजुअल लीव इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है, उसकी वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, इसका वैलिड एक्शन क्या होगा। फर्स्ट, गवर्नमेंट को एक मीटिंग बुलानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड कॉल अ मीटिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रेजिडेंट डॉक्टर्स, ओके, एंड रिक्वेस्ट देम टू रिज्यूम देयर ड्यूटीज। उनको रिक्वेस्ट करे कि आप अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू करिए। तो देखिए, जब भी प्रोटेस्ट होता है तो क्या मतलब एक आइडियल स्टेप यही है कि जिनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, तो उनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए उन डॉक्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है कि अब जैसे देखो इतने वहां पे 10,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे बात नहीं होती है। उन 10,000 लोगों को कहा जाता है कि आप जो है अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, अपने लीडर को भेजिए। तो दे चूज अ रिप्रेजेंटेटिव अमंग देम। कुछ 2-3 लोग, 4-5 लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमारे बिहाफ पे जाएंगे और आपसे बात करेंगे। तो ये हमें करना ही पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाला तो वैलिड एक्शन है जो कि रिक्वायर्ड है एज पर सिचुएशन। अगला, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर एक्शन लेना चाहिए उन डॉक्टर्स के अगेंस्ट कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं करते हैं इमीडिएटली। नाउ दिस इज समथिंग टू थिंक अपॉन। देखिए, गवर्नमेंट फर्स्ट वाला उसने क्या बोला कि उनको मीटिंग बुलानी चाहिए, राइट। सेकंड में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन ऑर्डर करना चाहिए उन डॉक्टर्स के अगेंस्ट अगर वो अपनी ड्यूटीज को इमीडिएटली रिज्यूम नहीं करते। देखिए, ये आइडियल नहीं है। हम ये चीज तब करेंगे, देखो कर सकते हैं ये, आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर्स हैं उनको ऐसे स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, तो उनको मतलब मॉरली दे आर नॉट डूइंग गुड स्ट्राइक करना, है ना। तो बट ये आइडियल पता है क्यों नहीं है, क्योंकि ये इमीडिएट नहीं है, ये सेकेंडरी सोल्यूशन है। पहले हमें बात करनी पड़ेगी, हो सकता है चीजें बातचीत करके सुलझ जाए, है ना। आपको ये सब करना ही ना पड़े, आपको ऐसा नेगेटिव स्टेप उठाना ही ना पड़े। ओके, तो मोस्ट आइडियल अगर मैं देखूं तो वो फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला हम तब करेंगे जब आपकी मीटिंग से कुछ सेटिंग नहीं होती है, सिस्टम नहीं सेट हो रहा, तो तब आप जो है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है वो इमीडिएट एक्शन होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट क्या है, एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। डे बाय डे आपका एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट में कह रहा है कि सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है उनको इंसेंटिव देना चाहिए, किनको, जो कि प्राइवेट व्हीकल शेयर कर रहे हैं। सेकेंड, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है उनको हेवी टैक्सेस लगाने चाहिए ऑन यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ओके, सो देखिए एक बार ट्राई करिए, देखो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन अगर बढ़ता जा रहा है, तो पहला कह रहा है कि इनको इंसेंटिव देना चाहिए उन लोगों को जो कि प्राइवेट व्हीकल शेयर करते हैं। प्राइवेट व्हीकल मींस कि एक ही एरिया से मान लो आसपास उनके घर है, 4-5 लोग अपना अलग अलग व्हीकल लेके आ रहे हैं, तो वो आपस में पूल कर ले कि एक साथ एक ही व्हीकल लेकर आए, है ना। और जैसे भी उनका आपस का कोऑर्डिनेशन होता है कि रेस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू पे मनी टू द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग अपना व्हीकल, है ना, या फिर वो अपना डेज फिक्स कर लेते हैं, आज तू लेके जाना, आज तू, जैसे मर्जी। तो वो अगर पूल करते हैं तो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज को इंसेंटिव ऑफर करना चाहिए। तो अब जैसे आप में से कई बच्चे हो सकता है सोच रहे हो मैं इसको सही बोल रही हूँ, अब वो सोचे कि पहले वो ब्लड डोनेशन वाले केस में और ओल्ड एज केस में तो मैंने इंसेंटिव्स को गलत बोला था, यहाँ सही बोल रही हूँ। सो जस्ट कंपेयर द सिचुएशन। ओल्ड एज पीपल वाला है हमारी मॉरल ड्यूटी, ब्लड डोनेशन जो है वो भी एक वेलफेयर का काम है। अब व्हीकल्स आप जो है मजबूरी में शेयर करो, पैसे के लालच में शेयर करो, बट इफ यू आर गोइंग टू डू सो, उससे पोल्यूशन तो घटेगा। आप खुशी खुशी करो या पैसे के लालच में करो, फायदा तो होगा,
है ना। अब एल्डरली वाले केस में क्या था, वहां पे ये था कि आप अगर दे नीड केयर, दे नीड योर कंसर्न, एंड कंसर्न एंड केयर जो है वो खरीदी नहीं जा सकती। ब्लड डोनेशन में क्या था कि वो अगर ब्लड देंगे, फायदा तो हो रहा था पर उनका नुकसान भी हो रहा था कि वो उस चीज को बिजनेस बना लेंगे और उन मोर फ्रिक्वेंटली वो ब्लड डोनेट करते रहेंगे, इसलिए वो आइडियल नहीं था। अब ये वाले में क्या हो रहा है कि अगर उनको शेयर करना भी पड़ रहा है मजबूरी में, उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ फायदा है, ओनली बेनिफिट। तो ये फायदे वाली चीज ही हो रही है, तो इसलिए पहले वाला सही है। यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर वो शेयर करेंगे, हो सकता है कि उनको मजबूरी में शेयर करना पड़ रहा हो, उनको किसी के साथ जाना पसंद नहीं है, उनको अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाने की आदत है, बट इंसेंटिव मिल रहा है, लालच आ रहा है, तो वो शेयर अगर कर भी लेते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू पुट एनी हार्म ऑन देम, बट इट विल ओनली बेनिफिट, पोल्यूशन कम होगा। तो इसलिए ये पहले वाला सही है। सेकेंड में कह रहे हैं कि सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो हेवी टैक्सेस इंपोज करें ऑन यूज ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेट व्हीकल्स, ये हम नहीं कर सकते। अगेन वी कैन नॉट फोर्स बट वी कैन ओनली एनकरेज। गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, एनकरेज कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो एनकरेज कर रहा है। सेकेंड वाला जो है वो फोर्स करने वाली बात है। अब कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, अब हो सकता है आपके आसपास कोई रहता नहीं, आपको अकेला अपना व्हीकल लेके जाना पड़ रहा हो, या मे बी उस दिन आपको, मतलब ऐसे तो आप रोड पे अगर कोई सिंगल बैठा है बंदा गाड़ी में, तो आप उसको टैक्स, हेवी टैक्सेस लगाओगे, उससे फाइन लोगे, तो वही बात है ना कि आप एनकरेज कर सकते हो, बट आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि गाड़ी में एक बंदा नहीं बैठेगा, है ना। मे बी वो पूल नहीं कर पा रहा उसके एरिया से, और कोई आता ना उसके ऑफिस में, देयर कुड बी एनी रीजन, या कोई लेट हो गया ऑफिस जाने से, कुछ भी रीजन से अगर वो अकेला व्हीकल में बैठा है तो आप उसको टैक्स नहीं लगा सकते। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली वन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रेशर होता है स्टडीज का, उससे कोप अप नहीं कर पाते, एग्जामिनेशंस का प्रेशर, रिजल्ट्स का प्रेशर, एंड दे कमिट सुसाइड, दे कमिट सुसाइड। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट में जो दी हुई है, दो एक्शंस आपको गिवन है, दो एक्शंस में क्या है, पहला एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्स लाने चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड कंसिडर रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम। नंबर टू, एग्जामिनिंग अथॉरिटीज जो है उनको पार्शियली डू अवे करना चाहिए विद रिटन एग्जाम एंड इंस्टेड गिव वेटेज टू टेस्ट द प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू अदर मोड्स ऑफ असेसमेंट। तो चलो देखते हैं कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्स लाने चाहिए, देखो बिल्कुल सही है, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ फ्लॉज है तभी ये चीजें हो रही है, सो वी नीड सम रिफॉर्म्स। सेकंड में क्या कह रहा है कि उनको रिटन एग्जाम हटा देना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे वेटेज देनी चाहिए थ्रू अदर मोड। देखो ये मुझे गलत करना पड़ेगा, पता है क्यों? ये आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से रिलेट कर रहे हो, बट स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन नहीं थी। स्टेटमेंट में वो सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशंस है, एक जर्नल बात हो रही है कि देयर इज प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, एक स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वाली बात नहीं हो रही है कि ये फ्लॉज है। तो अगर फ्लॉज ही नहीं हाईलाइट हो रहे स्टेटमेंट में, तो हम सोल्यूशन कैसे मान ले? समझ रहे हो? ये हम अपनी पर्सनल नॉलेज, हमारा जो अपना पर्सनल, जो हमारा एक्चुअली व्हाट वी नो कि ये सिस्टम होता है एग्जामिनेशन का, उसके बेसिस पे आपको ये ठीक लग रहा होगा, बट इन रेफरेंस टू द स्टेटमेंट वी आर नॉट श्योर कि एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज है। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपका सेकंड वाला जो है वो गलत है। ओके, और फर्स्ट वाला आपका सही है। फर्स्ट सही है कि वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन रेफरेंस टू द एग्जामिनेशन सिस्टम मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। ओके, बट व्हाट आर दोज रिफॉर्म्स? फॉर दैट वी नीड टू नो द प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो ये इमीडिएट नहीं है, सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। ओनली वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट cases of robbery while traveling in public transport have increased substantially in the recent past. वो आपको क्या कह रहा है कि अभी recent past में जो रॉबरी के केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, they have increased a lot. तो फर्स्ट एक्शन क्या है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स हमें लगाने चाहिए सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इमीडिएटली, और सेकंड कह रहा है कि लोगों को हमें एडवाइस करना चाहिए कि वैल्यूएबल आर्टिकल्स को कैरी ना करें व्हाइल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो देखो सेकंड तो वेरी कॉन्फिडेंटली आप टिक कर चुके होंगे अभी तक कि दिस इज ट्रू, कि अगर रॉबरी के केसेस हो रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही हो रहे हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, तो हमें लोगों को कहना चाहिए कि हाईली वैल्यूएबल, मतलब बेसिक चीज़ें जो आपको कैरी करनी पड़ रही है वो तो आप करो, बट अवॉइड अननेसेसरीली आप जो है हाईली वैल्यूएबल चीज़ों को वाइल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरी करना अवॉइड करिए। तो सेकंड वाला सही है, ओके। और फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स जो है डिप्लॉय करिए इन ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मेट्रो, बस, रिक्शा, ऑटो। तो अब सिक्योरिटी गार्ड बिठा दोगे सब में क्या? चलो बस में और मेट्रो में समझ आता है, बट हाउ कम दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑटो रिक्शा और रिक्शा, है ना? तो मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो है ना आप सब पे डिप्लॉय कर नहीं सकते, आप ये चीज आप कर नहीं पाएंगे, दिस इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल टू डू। तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 फॉलोज। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी लास्ट वाला ट्राई करिए। ओके, so there is an overall outbreak of epidemics of waterborne diseases in the state as an after effect of recent floods. वो कह रहा है कि ओवरऑल आउटब्रेक हुआ है एपिडेमिक्स का, ठीक है, कहाँ पे? ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, जो पानी से डिजीजेस होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और ये फ्लड के बाद हुआ है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ रीसेंट फ्लड। तो पहला एक्शन क्या है कि जो सिविक अथॉरिटी है उनको एडवाइस करना चाहिए लोगों को कि वो वाटर प्यूरिफायर्स यूज करे बिफोर यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर, और उनको ओवरऑल क्लीनलीनेस इन द लोकेलिटी मेंटेन करनी चाहिए। देखिए सिचुएशन देखो और सोल्यूशन देखो। सिचुएशन है कि एपिडेमिक होता है एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से फैलती है, जैसे कि कोविड आया था उसको पैंडेमिक बोला गया था। पैंडेमिक मीन्स जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल गई, उससे छोटा होता है एपिडेमिक, ठीक है, जो कि एक लार्जर एरिया में फैली हो। तो अब यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट है रीसेंट फ्लड्स का, फ्लड के बाद फ्लड आया है और उसके बाद आप क्या सजेशन दे रहे हो? लोकेलिटी को साफ रखिए, हाँ जी, लोगों को एडवाइस कर रहे हो कि प्यूरिफायर्स लगवा लीजिए। भाई फ्लड आ गया है, एक नेचुरल कैलेमिटी के बाद आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं, और फ्लड की बात उसने मेंशन की है। फ्लड आया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है ना, मे बी उनके घरों को पता नहीं किस लेवल का डैमेज हो गया है, तो वो प्यूरिफायर कैसे लगा ले? उनका पता नहीं घर बचा है कि नहीं बचा है। तो फर्स्ट वाला इज नॉट अ कन्वीनियंट सोल्यूशन एज पर द प्रॉब्लम। ओके, सेकंड क्या कह रहे हैं? सिविक अथॉरिटीज जो है उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा प्यूरिफाइंग एलिमेंट्स जो है वाटर टैंक्स में डालें, ठीक है, बिफोर सप्लाइंग वाटर टू द पब्लिक। नाउ दिस इज ट्रू। देखो वाटर टैंक तो आएंगे वहां पे लोगों के लिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट ऑफ रीसेंट फ्लड मतलब फ्लड हो चुकी है एंड दे आर डीलिंग विद इट, एंड उस दौरान वाटर टैंक्स तो आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि उसमें आप जो है प्यूरिफाइंग एक्स्ट्रा प्यूरिफाइंग एलिमेंट्स जो है वो डालिए, ताकि वाटर बोर्न डिजीजेस जो है वो ना हो सके। ओके, तो सेकंड वाला वैलिड है, आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 फॉलोज।
सो नाउ आई होप आप सबको कोर्स ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो बेसिकली अगेन मैं थोड़ा सा एक बार सम अप कर देती हूँ कि इसमें हमारा थॉट प्रोसेस क्या है. सबसे पहले इट हैज टू बी सोल्यूशन एंड नॉट अ कॉम्प्रोमाइज. स्टेटमेंट में जो बात बोली जा रही है उसको पढ़ो, उस प्रॉब्लम को समझो और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स देखो जो पॉइंट्स आपको दिए हैं और उनमें से कौन सा पॉइंट है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है. दैट विल बी योर वैलिड सॉल्यूशन. बट जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप जिस पॉइंट को ट्रू मान रहे हैं वो किसी का हार्म ना पहुंचाए. ये मैंने आपको थोड़ा एनालाइज करके भी बताया है ये पॉइंट. जैसे ब्लड डोनेशन वाले में मैंने बोला था, इफ यू आर थिंकिंग कि इसका सोल्यूशन है कि लोगों को पैसे का लालच दो, बट उससे नुकसान है. नुकसान क्या है कि हो सकता है लोग इस चीज को एक अपना बिजनेस बना ले, ब्लड डोनेशन को, और अपनी बॉडी के साथ ही छेड़छाड़ करे, है ना. तो मतलब इससे आइडियल होना चाहिए, किसी का हार्म नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोल्यूशन इमीडिएट होना चाहिए. प्राइमरी सोल्यूशन इज अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन, सेकेंडरी सोल्यूशन एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता. ओके, सो दिस इज योर एंड ऑफ द चैप्टर एंड नाउ आपको एक होमवर्क दे रही हूँ स्टूडेंट्स. ये आपका आज का होमवर्क है. ओके, एंड इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है. ओके, कमेंट्स में आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है. राइट? ओके, सो लास्ट में लास्ट में आपको मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है सो शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स. ओके, एंड साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं nlti.clat एंड इफ यू वांट टू कॉल आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर.